आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सारी बातें आपसे आज करेंगे और मेरे ख्याल से हाईलाइट तो एक ही होगी, उस हाईलाइट के बारे में भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आपसे मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमें स्टूडियोज में सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड ऑल्सो प्रेजेंटर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड ऑफ कोर्स द फास्टेस्ट बॉलर इन द नॉन यूनिवर्स, जनाब शुएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम जी। जी मेरे ख्याल से 807 दिन 19,368 जो है वो इसके अंदर घंटे शामिल हैं। और उसके बाद फिर सेकंड्स की बात करते हैं तो 11,62,000 सेकंड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहा 2 से ज्यादा सालों का, और मेरे ख्याल से कुछ चीजें हैं जो हमें अब एनालाइज आज करनी है। शुएब भाई की तरफ जरूर रुख करेंगे, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि उसके बल्ले से निकला जब आज फिर चिरागे फन हर मोड़ पर लगा के कहानी हुई है रोशन। बाबर आजम वापस आ चुके हैं। शुएब भाई क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस इनिंग्स के बारे में? नहीं यार, मुबारक हो उसको। और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर में था और बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा था। एंड ही इज आउट एंड अबाउट फ्रॉम द टीम्स, T20 से, कप्तानी से। Obviously, yeah, you go through a lot of mental traumas, but you know, getting some runs. Ultimately, as a batsman, as a bowler, you gotta perform, and once you perform, तो सारी चीज़ set aside हो जाती हैं. I mean, it's an easy tracks, Pakistan conditions, मज़ेदार bowlers. You know, he really minted the situation. I think it's good to see him back and good to see him getting some runs. I think the runs is the only thing that will get you the confidence. Nothing else in this world can save you once you're not getting runs. Once you're getting runs, यार, तो फिर आपके लिए life becomes very easy. You're gonna go to the bed tonight, and thinking यार मेरा आज सो हुआ है और आज मैंने क्या ठीक किया है। वो ये ठीक किया है कि मैंने सिर्फ अपनी तवज्जो दी अपनी बैटिंग पे, अपने रन्स पे, बाकी चीज़ों को छोड़ के मैंने सिर्फ वो फोकस किया जो मैं जिसमें अच्छा हूँ। वो क्या है? बैटिंग। और हैट्स ऑफ टू हिम, वेल डन बाबर। आई थिंक कीप गोइंग और कीप शोइंग योर वर्थ टू द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिल्कुल, ये 100 का जो इम्पैक्ट है ये बड़ा जरूरी है कि हम इसको गेज करें। उसकी वजह यह है कि आप 50 भी करते हैं, आप 70s में भी आ जाते हैं, लेकिन ये 100 जो थी, जो हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि 2 से ज़्यादा सालों का जो अरसा है, तकरीबन 2.25 महीने, उस 2.25 साल गालिबन, उसके अंदर बहुत सारी बातें की गई। इन एंड आउट ऑफ द टीम भी होते रहे। हमने बार बार कंसिस्टेंसी के ऊपर बात की, लेकिन आज की इनिंग्स में जिस तरह शुएब भाई ने भी निशानदेही की, बाजिद भाई, कि थोड़ा सा चेंज ये नजर आया कि आज ही टुक हिज टाइम। नहीं, बाबर के लिए बहुत ज़रूरी था। मतलब लॉन्ग वेट है, 2.5 साल बहुत लंबा अरसा है इतने बड़े प्लेयर के लिए। और वही क्वेश्चन मार्क्स, इसीलिए एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है उससे कि ये प्लेयर है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 10-11 मैच के बाद ये 100 करे। पिच बहुत अच्छा था, शाम के टाइम थोड़ा बल्ले भी बॉल ज़्यादा अच्छा आ रहा था, तो वो उसने गेज कर लिया था। पिछले इनिंग में शायद वो उस तरह बॉल टर्न आज नहीं हो रहा था जो कि दिन को शायद होता है। बट सेइंग ऑल दैट बहुत ज़रूरी था बाबर के लिए। दिस इज़ हिज फेवरेट फॉर्मेट। और एक दफ़ा जब वो सेट हो गया था तो लग ऐसे ही रहा था कि अब खुद ही आउट होए तो होए, बॉलर नहीं इसको आउट करेंगे। और वो फोकस इतना था एंड तक कि आज जो 2.5 साल मैंने इंतज़ार किया है वो आज इंतज़ार ख़त्म ही होगा। और बात उसने की कि जिस लम्हे पे मैं आउट हो रहा था, जिस नंबर्स पे मैं आउट हो रहा था, मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया ताकि वो मैं अबूर कर सकूं। और बहुत ज़रूरी था। मतलब आज का अगर आप पूरा मैच देखें तो मेरे ख्याल जिन प्लेयर्स पे हमने बात की उन सब ने, फ़खर ने रन्स किए, बाबर ने मतलब 100 कर दिया, जो कि सारी कौम यही इंतज़ार कर रही थी। अब वो कल मैंने बात की थी सोशल मीडिया की, आज तो आग लग जाएगी क्योंकि बाबर इज़ बैक। तो वो तो बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर आप सुबह को या मैच से पहले अगर पूछते पाकिस्तान को कि किस तरह मैच जाना चाहिए, किसी फ़ैन से पूछते, किसी पैनलिस्ट से पूछते, तो वो कहते हैं यार ऐसे मैच होना चाहिए, फ़खर भी रन्स करे लेकिन बाबर 100 करे और अबरार वापस टीम में आए वो भी आउट करे, हारिस रऊफ भी आउट करे। वो सारा कुछ हो गया, सारे बॉक्सेस टिक हो गए, सारा कुछ जो जो कल हम इंक्लूजन्स की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा बॉक्स, जैसे आपने भी कहा, सबसे बड़ा बॉक्स ये टिक हुआ है कि बाबर
इस बैक 20वां उसका 100 हो गया, जो 19 पे काफ़ी अरसे से अटका हुआ था और मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका 100 नहीं हो रहा था। तो एक वो जो बैरियर है वो दोबारा ब्रेक, अब होपफुली वो कैरी ऑन करेगा और बाकी फॉर्मेट्स में भी ये वो जो एक बैरियर था कि यार रन नहीं हो रहे, 100 नहीं हो रहा, वो अब वो टूट गया, वो प्रेशर हट जाएगा और उस तरह जिस तरह पहले बाबर फ्री फ्लोइंग प्लेयर था उसी तरह हम उसको दोबारा देखेंगे। ये इनिंग्स की अगर हम बात करें तो एक जो मिड विकेट की वो शॉट थी जिसमें वो हाथ उनका जो है वो एक छूट गया और एक हाथ से शॉट लगी, उसके अलावा जितनी भी शॉट्स उन्होंने खेली हैं ही इज प्रीटी मच स्टेड इन हिज कंफर्ट जोन। जो बहुत अरसे से वो इम्प्रोवाइज एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे थे वो शायद आज नहीं उन्होंने किया, आज ही प्लेड टू हिज स्ट्रेंथ। बिल्कुल, आई थिंक उनकी जो क्लास है उसके ऊपर हमेशा बात करते हैं। सबसे कम इनिंग्स में 20 सेंचुरीज सईद अनवर साहब का रिकॉर्ड तोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है और ये रोज़ होता भी नहीं है। और जब से आए हैं, जब रन बनाने शुरू किए हैं तो हर रोज़ कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। और सबसे अच्छी बात जो नज़र आई बाबर आजम की सीरीज़ में, जो मुझे नज़र आई, बहुत लाइट हार्टेड इन्जॉय कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को, जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक अच्छा कैच भी, आप जब भी आप इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, लाइटली मूव कर रहे होते हैं, इसका मतलब है मेंटली आप रिलैक्स हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप रन्स करके तो वो और रिलैक्स ज़रूर हो जाएंगे, बट ये आपका जो टॉप प्लेयर होता है उसको आप चाहते हैं कि वो मेंटली रिलैक्स रहे। और इसमें बहुत क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगी इस वक्त ऑब्वियसली जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, और ख़ास तौर पे जो ओपनर्स हैं। जिस तरह साइम और फ़खर ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया था, आप 280 चेस करने जाते थे, पर किसी वक्त भी बाबर जिस वक्त आए कोई रन रेट का कोई प्रेशर नहीं था। जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया तो शुरू में थोड़ा सा उन्होंने अपना टाइम लिया, एडजस्ट किया और उसके बाद उन्होंने इनिंग्स को बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज़ को एनालाइज कर दिया। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आज स्टार्ट पाकिस्तान को मिला इस चेस में, फ़खर जमान वापस आपको फॉर्म में नजर आए, साइम भी कंफर्टेबल लग रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, वरना लग यही रहा था कि दोनों बड़ा स्कोर करेंगे। आई थिंक ये जो पार्टनरशिप है इसने पाकिस्तान को बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दे दिया था। शुएब भाई, इस पार्टनरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो थोड़े से ओवरऑल आउट ऑफ फॉर्म जो है हमें नजर आए। आई थिंक ये पहले भी हमने बात हम करते आए हैं, इवन के कल अगर आपको याद हो बाजिद भाई ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। बाजिद भाई, आपने कल कहा था कि जो आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं उनको कभी कभार आपको इतना लॉन्ग रन वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने उसको डिजर्व किया होता है कि वो उनको इतना लॉन्ग रन मिलता है, और फ़खर जमान ने शायद आई थिंक ही इज प्रूवन हिमसेल्फ। बिल्कुल, आपको लॉन्ग लीश देनी पड़ती है क्योंकि वो प्लेयर्स काफ़ी अरसे से आपके लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं और मैच विनर्स हैं। तो आप उनको अगर ऐसा अरसा आता है जहाँ पे वो रन्स ना करें तो उनको आप बैक करते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है उनको बैक करना, क्योंकि आपको पता है कि यार ये वो क्वालिटी प्लेयर है जो आपको सिंगल हैंडेडली भी मैच जिताएगा। बाबर की आप मिसाल ले लें, इतना अरसा आप उसको बैक करते रहें तो उसने इवेंचुअली वो अपने लय में तो आएगा, और जब वो लय में आते हैं तो फिर उससे बेहतर बैटर दुनिया में नहीं है। अगर आप उसके बरक्स अगर आप देखें, कोहली को भी कितने अरसे बैक किया गया है जब उसे रन्स नहीं हो रहे थे। तो वो अरसा जो है वो आपने बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने इतने साल इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया होता है और इतने लेवल पे परफॉर्म किया होता है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़ौरन ही ड्रॉप कर देना चाहिए, और इसीलिए आप वो मतलब आपने वो टाइम बाय किया होता है। एक बड़े प्लेयर और मतलब इस्टेब्लिश्ड और एक मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर में यही फ़र्क होता है कि भाई उसने इतने दफ़ा परफॉर्म किया है कि आपको उसको बैक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन ये वापस फॉर्म में आ गया तो आपकी टीम की शक्ल बदल जाती है, और वो ही हुआ। आज भी फ़खर ने रन्स किए, बाबर ने रन्स किए, तो आपकी टीम की शक्ल और जो कॉन्फिडेंस है टीम की बैटिंग यूनिट में वो बहुत अब स्काई हाई हो गया। अनफॉर्चुनेटली इस वनडे के बाद काफ़ी अरसे के बाद हमारा कोई वनडे इंटरनेशनल होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी वनडे टीम लग रहा है कि काफ़ी फॉर्म में आ गई, बिकॉज आपके मेन प्लेयर्स जो हैं सब इस मैच के बाद तो सभी फॉर्म में आ गए। बिल्कुल, आई थिंक ये जो पार्टनरशिप है जिसकी हम बात करें, शुएब भाई, ये जो पार्टनरशिप का आज इम्पैक्ट हुआ है, 77 रन की पार्टनरशिप लगी, साइम अयूब, फ़खर जमान दोनों जो है बड़ी फॉर्म में नजर आए, कितनी इम्पैक्टफुल हुई है पार्टनरशिप? अरे इम्पैक्ट के अलावा ना, इट मेक्स लाइफ इजियर फॉर रिजवान एंड बाबर ना, और जब वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं सिचुएशन ऊपर से, तो फिर देन दे कैन टेक देयर स्वीट टाइम। अगर बाबर रिजवान को रन बॉल खेलना पड़ जाता है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। यू ऑलवेज नो दिस एंड वी नो दिस, लेकिन यू नो वंस यू हैव फ़खर, वंस यू हैव साइम अयूब, आई मीन ये दोनों को, मेरा तो ये ख्याल था कि इन दोनों को बारी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि विकेटें बड़ी मज़े की हैं, बॉलर बड़े मज़े के हैं, बॉल बड़ा अच्छा आ रहा है।
तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि फ़ख्र करे 100 लंबा, तो ये तो मैच आपको 35 ओवर ख़त्म कर देगा। लेकिन अगेन यू नो इट रियली हेल्प्स, जो आपको जो स्ट्राइक रेट का मसला पड़ता है, रन रेट का मसला पड़ता है, वो आपका ऊपर से ही गेटर हो जाता है। दूसरा प्लस यार प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट, अगर यहाँ पे भी आप अच्छा नहीं खेलोगे, अच्छे यहाँ रन भी नहीं करोगे, यहाँ पे भी थ्रू द लाइन भी अगर आपको नहीं लग सकती हिट, तो मतलब फिर किधर मारनी हिट। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी दिस सेटिंग अप द होल सिचुएशन फॉर बाबर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, रिजवान एंड एवरीबॉडी। तो वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई थिंक अगर यही आप कॉम्बिनेशन आप पहले ही 2-4-5 साल पहले ठीक कर लेते, और आपके अगर ओपनर्स सेटल्ड होते और आपकी मिडिल ऑर्डर भी थोड़ी बहुत सेटल्ड होती विद प्लस और माइनस 1 और 2 के साथ, तो आई थिंक पाकिस्तान इतना स्ट्रगल ना करता 3-4 साल से। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद सिलेक्शन, बट नाउ द टीम लुक्स गुड and it's good here that everybody performing, everybody is taking wickets. Haris looking in a good form finally. You know, the Brar, of course, he needs to understand that, you know, he is a full-time bowler, he is a good enough spinner who can take wickets here. So I think overall I think Pakistan did well. It's just a clinical finish and शुक्र है यार ये सीरीज हुई और यहाँ पे श्रीलंका टीम ठहरी, हम उनसे जीते, जो भी फियास्को हुआ पिछले 1-2 दिन में, तो वो सारा ओवरकम करके पाकिस्तान खेल रहा है। तो इसके असरात बहुत अच्छे हैं। आप मैच भी जीत के, श्रीलंका ठहर भी गई, आप मैच भी जीत गए, बाबर भी रन्स कर गया, और यू नो जस्ट ब्रिंगिंग अ गुड नेम टू द कंट्री। सो ये बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। शोएब भाई, एक और भी चीज होगी और उसमें हमने ये देखा कि बाबर और रिजवान जो है वो मैच फिनिश करने में भी कामयाब रहे, तो वो भी एक पार्टनरशिप ने थोड़ा सा चेंज कर दिया सिचुएशन को, क्योंकि रिजवान भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी इनिंग्स भी ये बड़ी उनके लिए शायद जरूरी साबित होगी। यार जरूरी इसलिए ना भाई, आप टीवी पे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप मिडिल ऑर्डर संभाला हुआ आपने, आप नहीं फिनिश करोगे तो कौन करेगा? आके 12वें नंबर का प्लेयर करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो you gotta do the job. You know, if you're not going to perform up to the optimum level of the people expectations, तो then you gotta face the criticism. It's very simple as. तो बैट एंड बॉल की गेम है, you gotta perform that. You know, ये नहीं हो सकता आज परफॉर्म किया लोग तारीफ कर रहे हैं ना, सिंपल as that. यही सिंपलिसिटी आपको चाहिए गेम में। फोकस सिर्फ आपका क्रिकेट होना चाहिए, जस्ट फोकस आपका ये होना चाहिए कि मैं रन बॉल कैसे कर लूँ, बिकॉज पाकिस्तान इतने ऑड मैचेस हारा हुआ है, जो जीते हुए मैचेस पाकिस्तान हारा हुआ है, उसकी मेनली वजह यही है कि हमारे बैट्समैन वाज नॉट अप टू द मार्क। यू नो, अभी आपको वर्ल्ड कप नहीं जीत गए, पाकिस्तान में ही एक वनडे जीते हैं, लेकिन बट डू नॉट फॉरगेट दैट यू नो व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 3-4 years. सो आई थिंक इट्स अ टाइम टू रियलाइज दैट यू नो कि हमारी ये जिम्मेदारियां, हमें ऐसे खेलना होगा। फाइनली सेटलिंग डाउन के साथ, आई मीन टीम लुक सेटल डाउन व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन नाउ। थोड़ा सा एट ईज लग रहा है, कोई पीस नजर आ रहा है टीम में कि यार कि चलो कान की सिलेक्शन हो रही है, कान के बंदे भी खेल रहे हैं और ठीक नंबर पर ठीक लोग आ भी रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी साइन फॉर पाकिस्तान टीम। एट द सेम टाइम आई थिंक पाकिस्तान जस्ट गो आउट देयर एंड जस्ट लाइक कीप ऑन विनिंग इट। और बाकी ये कि 3-4 महीने बाद आपको पता है बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट्स अराउंड द कॉर्नर, और यू गोटा गेट योर टीम, टीम सिलेक्शन फिक्स्ड हो जानी चाहिए आपकी, और लग रहा है कि आप उस तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं और लोग भी सेटल डाउन हो चुके हैं। कप्तानी के ख्यालात भी छोड़ दिए, वो भी चीज़ें छोड़ दी, बाकी चीज़ें भी छोड़ दी, और सिर्फ फोकस क्रिकेट पे कर रहे हैं। तो इसलिए बल्ले से परफॉर्मेंस भी आ रही है और गेंद से परफॉर्मेंस भी आ रही है। यही रखें और यही फोकस करें, दैट इज माई एडवाइस, एंड एंजॉय क्रिकेट यार। आई मीन he looked fine today, you know, he looked happy today, Babar. So that's what it is. So enjoy your game. It's not going to last forever. You know, छोटा सा करियर होता है, लंबा नहीं जाता, 10-12 साल 15 साल यही होते हैं। तो आप खेल जाते हैं, but gotta make a most out of it. And I think he is doing that. So now he finally realized that, you know, I gotta make most out of the bat now. So if you realize that now, just go out there, enjoy यार, 40-50 सेंचुरियाँ करें, you know, make yourself a great, and हिस्ट्री में जिंदा रह जाए, और क्या चाहिए। बिल्कुल। सरामीर, मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रहे थे, बार बार नंबर 4 की बात की जा रही थी, और कहीं ये भी कहना शुरू हो गए लोग कि शायद वो फिट इन नहीं हो पा रहे, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की नहीं लग रही। हाल ही में कप्तानी उनसे ली गई, शाहिन शाह अफरीदी को दी गई, फिर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला मामला आ गया, फिर T20 टीम में बाबर आ गए, उनकी जगह नहीं बन सकी, वो नहीं नज़र आए। ये इनिंग्स कितनी ज़रूरी थी मोहम्मद रिजवान के लिए?
आई थिंक ये मोहम्मद रिजवान की अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि जितना कंफर्टेबल हो चुकी सी सिचुएशन जब वो आए हैं, वो एक परफेक्ट सिनेरियो था किसी भी बैटर के लिए फॉर्म में आने के लिए। ऑलमोस्ट 200 रन के करीब टीम ऑलरेडी जा चुकी थी, और इस टाइम पर आके आप अपने आप को सेट भी कर सकते हो। और 150 उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी किया, तो ये एक अच्छा साइन है कि उनकी भी एक इस तरह की आउटिंग, और फिर इस तरह के शॉट्स जब आप फुली कनेक्ट करते हैं, नज़र आता है कि रिजवान जो है वो अपने जोन में खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको रीड ज़रूर कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऑफ साइड के ऊपर पकड़ा ज़रूर हुआ है, उसके ऊपर इनको काम करना होगा। रिवर्स स्वीप, स्विच हिट्स, उनको शायद डेवलप करना पड़े, बाकी चीज़ों का करना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा हुआ कि ओवरऑल, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी, बहुत सी बातें सुनने को मिली कि टीम चली गई है, चली जाएगी, या फिर सुनने को मिला 7-8 प्लेयर चले जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि ऑलमोस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ से उन्होंने एक चेंज वैसे ही किया है, उस अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं। तो जब बाबर की 100 की क्रेडिबिलिटी की बात है, फ़खर की क्रेडिबिलिटी के रन की क्रेडिबिलिटी की बात है, रिजवान की बात है, तो आपको ये पता है कि श्रीलंका की अच्छी तगड़ी टीम के आगे फुल फ्लैट साइड के खिलाफ। सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ख़ास तौर पर जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं उन, इसीलिए आपने देखा है कि सेलिब्रेशन भी बड़ी अच्छी किस्म की हुई। तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी, और अच्छा ये सारे प्लेयर्स अब फॉर्म में आ गए हैं, और ताकि अब जो भी आगे क्रिकेट खेलें, चाहे वो डिफरेंट फॉर्मेट भी खेलें, एक अच्छी फॉर्म और कॉन्फिडेंस उनके पास है। कॉन्फिडेंस की बात आपने कर दी। एक चीज़ ज़रूर है, मैं जितने भी हमारे तमाशाई हैं, जितने फैंस हैं क्रिकेट के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। बड़ा जमे गफ़ीर था, श्रीलंका के झंडे भी नज़र आए, बहुत सारी सपोर्ट नज़र आई। आज के मैच का इम्पैक्ट बड़ा ज़रूरी था। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद थे। आई थिंक बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल सजा आज पिंडी स्टेडियम में, और इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात होगी कि बाबर ने भी 100 कर दिया और पाकिस्तान मैच भी जीत गया। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। पाकिस्तान की बैटिंग तो एनालाइज कर ली, बॉलिंग की भी बात करनी, लेकिन बॉलिंग से पहले कल मैं और बासित भाई इस कश्मकश में थे कि अब प्लेयर्स इतने हैं तो किसको जगह मिलेगी, कौन खेलेगा। आज सबसे बड़ा शौक तो यह आया कि कप्तान खुद नहीं खेले, और उनकी गैर मौजूदगी में सलमान अली आगा क्योंकि स्टैंड इन स्किपर थे तो आपके पास जगह बन गई, और आपने देखा कि वसीम जूनियर खेल गए और फ़हीम अशरफ को बेंच कर गए, तो अबरार अहमद को जगह मिली, और दोनों ने ही आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस दी। खास तौर पर अबरार की बात करेंगे तो वाजिद भाई, वो सब लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, मौका तो मिल गया, लेकिन अबरार खास तौर पर आप बार बार कह रहे थे कि हम आपका वनडे का वो कंप्लीट बॉलर है, मैच विनर है, और आई थिंक उससे आज फिर परफॉर्मेंस अच्छी दी। हाँ, नंबर 1 आपका स्पिनर है इस वक्त वाइट बॉल में। मेरे हिसाब से चाहे T20 हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, आपका फ्रंट लाइन नंबर 1 स्पिनर अबरार ही बनता है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रन्स कंट्रोल करके देता है, पर वो विकेट टेकर है, और जो भी स्पिनर दोनों तरफ बॉल को टर्न करा सके, चाहे आप मिस्ट्री उसको कहें, चाहे जो स्पिनर वाइट बॉल में दोनों तरफ बॉल टर्न करा सके, वो ही डेंजरस होता है। और अभी मतलब पिछले 6 महीने 8 महीने में, मतलब आप जब भी ये खेला है, इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया, गेम ब्रेकर है। जिस तरह हारिस रऊफ और अबरार ने ही आज वो गेम ब्रेक उस तरह किए विकेटें लेके, और इसका खेलना मेरे हिसाब से कि हर मैच आपके पास इतने ज़्यादा, आप सोच रहे हैं कि बहुत दूर है वर्ल्ड कप, लेकिन इतने ज़्यादा मैचेस नहीं है। अबरार अभी बहुत थोड़ी क्रिकेट खेला है, एज इन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट बहुत थोड़ी खेला है, तो उसको भी आपको एक कंसिस्टेंट रन देना है। ये नहीं करना कि चलो ये अभी फॉर्म में है, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसको हम रेस्ट करा देते हैं, क्योंकि बिल्डअप टू द वर्ल्ड कप आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया है। मेरे हिसाब से तो आपका नंबर 1 स्पिनर है, तो आप उसको हर मैच खिलाएं, चाहे जो भी कंडीशंस हो, अच्छी कंडीशंस हो, बुरी कंडीशंस हो, वो आप उसको खिलाएं, क्योंकि वही आपको आगे जाके बड़े टूर्नामेंट में, अगर आपने देखना है बिल्डअप टू द टूर्नामेंट, आपने बड़े टूर्नामेंट में उस पर काफ़ी आपने रिलाई करना है, तो उसको पूरी तरह एक तो तैयार करें, प्लस उसको कॉन्फिडेंस दें कि नहीं यार, हम तो जैसा भी पिच है, जैसा भी ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, पिच बैटिंग है, यहाँ पे ओस पड़ रही है, लेकिन हम तुझे बैक कर रहे हैं, आपको बैक करते हैं कि आप हमें गेम ब्रेक करके दोगे और आप हमें मैच जिता के दोगे। और वही जब वो बार बार वो करेगा तो उस पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बार बार जब वो करेगा तो तब ही वो उस लेवल पे पहुंचेगा। और मेरे हिसाब से आप इन 2-3 जो आपके, जो साइम अयूब को आप कह सकते हैं या अबरार को कह सकते हैं, आप जो आपके मतलब प्रीमियर प्लेयर्स हैं, उनको आप सारे मैचेस खिलाओ। लेकिन इन 50 ओवर्स में कहीं ना कहीं आज मौका था कि शायद हुसैन तलत से कुछ ओवर कराए जा सकते थे, जो आपने कल भी कहा कि 3-4 ओवर आप करा लें।
नहीं, आप किस किस को करवाओगे ओवर? मतलब आप ऑलराउंडर्स का थोड़ा सा ओवर किल करके हो ना, इतने ज़्यादा आपने ऑलराउंडर्स खिलाए में कि आप फिर जो उस वक्त आपको लगता है कि यार ये बॉलर बॉलिंग करनी चाहिए, फिर उस वक्त आप सोचे कि नहीं यार इसके ओवर मैं करवा देता हूँ, वो मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बुरा इस तरह लगता है कि जैसे भी वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ हुई तो रिजवान उस टाइम कैप्टन था, तो रिजवान जैसी टीम विकेटें लेती थी, ऑन टॉप होती थी, तो वो सोचता था कि यार मैं ओवर कंप्लीट करूं, ऑलराउंडर्स से बॉलिंग करवाऊं, तो वहाँ पे मैच उनके हाथ से निकल जाता था। तो इसी तरह जब आप हावी होते हो, ठीक है आप कह रहे हो कि हुसैन तलत को बॉलिंग करवाओ या मतलब ज़बरदस्ती की बॉलिंग करवाओ, तो ठीक है करवा लो, बट आई थिंक जब आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं तो फिर मतलब कप्तान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हुए तो वो ओवर किल है। सना मीर बॉलिंग को कैसे एनालाइज करेंगी? हारिस रऊफ ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, अपने 10 ओवर्स उन्होंने भी मुकम्मल किए। ओवरऑल आज उनको नया बॉल भी शेयर करना पड़ा, उसकी वजह ये है क्योंकि हमने यही देखा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आज नहीं खेल सके, जो कि एक शॉक आया एकदम से, लेकिन आई थिंक तभी जगह बननी थी। कैसे एनालाइज करेंगी बॉलिंग को? एंड द फैक्ट आई थिंक ओवरऑल हम बार बार ये बात करते आ रहे हैं कि हारिस रऊफ की अगर आप बात करें, बाजिद भाई ने कल भी यूट्यूब कंटेंट दे दिया था, उन्होंने कहा जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि हारिस रऊफ जो है वो एक बार फिर बड़े कंपोज नजर आए। उन्होंने उन्हीं मौक़ों पे विकेट्स ली जब पाकिस्तान आई थिंक नीडेड दैट ब्रेक थ्रू एज वेल। उस ब्रेक थ्रू के अंदर अगर आप देखें वो क्रूशल विकेट्स हैं, लेकिन एक जो चीज़ है टेक्निकल, मैं उसको जरूर एनालाइज करूंगा। अगर मैं श्रीलंका के नंबर 5, 6 और 7 देखूं बैटर्स, और ऑब्वियसली 5 और 6 पे तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही, जिसमें जो ओवरऑल जनित लेरांगे हैं, उसके बाद कमिंदो मेंडिस थे और 7 वरिंदो हसरंगा थे। 135 रन बने नंबर 5, 6 और नंबर 7 पे। वो थोड़ा सा मुझे ज़रूर एक तशवीश है कि आखिरी जो 10 ओवर्स हैं या 15 ओवर्स हैं वो हम 7 की इकॉनमी के साथ कंसीड करना शुरू कर देते। देखिए हमने मिडिल ओवर्स में पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी और इस मैच में भी अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में ही आपने अच्छी बॉलिंग की। शुरू में इस दफ़ा अच्छी चीज़ ये थी कि हमने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा उनको एग्रेसिव होने नहीं दिया, बट हारिस रऊफ वंस अगेन 3 विकेट्स, उनकी पेस बहुत अच्छी आ रही है, लेंथ भी सही हिट कर रहे हैं और फील्डिंग भी साथ दे रही है। पाकिस्तान की फील्डिंग आज काफ़ी अच्छी थी और ये जो इनका एरिया है इससे जो विकेट्स लेने में कामयाब होने, और फ़ायदा ये हुआ कि इस दफ़ा 7 मिडिल ओवर्स में इनके साथ फुल सपोर्ट में अबरार भी शामिल थे, और इसीलिए जो हम 11 की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज आप मार्जिन ऑफ डिफीट भी देखें, क्योंकि ऑब्वियसली आप बाद में आप ड्यू फैक्टर का भी आपको फ़ायदा हुआ बैटिंग में, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से एक बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए क्योंकि आपकी ओवरऑल 11 ठीक थी। तो बॉलिंग में थोड़े एक्स्ट्राज आई थिंक उसके ऊपर देखना पड़ेगा पाकिस्तान को, बट अदरवाइज नई बॉल को भी थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। बट मिडिल ओवर्स में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग किया है, फिर एट द एंड थोड़ा सा जब पार्टनरशिप लगी वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक और इम्प्रूव हो सकती है। बट ऑब्वियसली जब आप पिंडी की विकेट पे खेलेंगे तो बॉलर्स के लिए ऑलरेडी काफ़ी टफ होता है, आपको उस पर कंट्रोल करना बैटर। वो ट्रिकी सिचुएशन ये है कि अगर शाहीन अब ऑब्वियसली व्हेन ही इज कंप्लीटली फिट कैप्टन है, वो वापस होते हैं, तो फिर इस इक्वेशन में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से अब शायद हारिस रऊफ का कोई पता नहीं, सीरीज़ भी आप जीत चुके हैं, उनको आप रोटेशन पॉलिसी के तौर पे शायद कह दें कि क्योंकि आप, या नसीम ने भी 2 मैच खेले, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर की तैयारी भी करना। आप चाहेंगे कि सारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंस में आ जाएं, सिर्फ इस वजह से मैं हारिस रऊफ को कह रही हूँ कि आप सीरीज़ जीत गए तो मे बी आप नसीम को एक और चांस दे दें कि शायद वो 2-3-4 आउट करके थोड़ी सी एक परफॉर्मेंस गेन कर ले। बट ऑब्वियसली आपके पास अब ऑप्शन मौजूद है। शाहीन ने आज ना खेल के ऑब्वियसली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है अपने टीममेट्स को, बीमार थे या जो भी ऑप्शन था, बट ओवरऑल जो टीम का कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी था, आपके पास बॉलिंग भी ऑलमोस्ट पूरी थी। जी भाई, हारिस रऊफ देखें अभी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था हारिस रऊफ पे। हारिस रऊफ T20 में सबसे डिफ़िकल्ट ओवर्स करते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब हाई रिस्क ये है कि वो रन्स देंगे भी, वो हाई रिस्क ये है कि वो जिस टाइम ओवर कर रहे हैं तो उनको रन्स होंगे भी, तो बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था। अगर अगेन फॉर्मेट डिफरेंट, वनडे क्रिकेट में आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जीतते हैं सीरीज़, जो कि बहुत रेयर होती है, वहाँ पे सबसे इम्पैक्टफुल आपका बॉलर हारिस रऊफ। फिर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतते हैं सीरीज़, वहाँ पे भी हारिस रऊफ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल उस टाइम ये शायद मुझे सही तरह याद नहीं है, तो शायद प्लेयर ऑफ द मंथ भी उसमें नॉमिनेट होता है।
तो आप वनडे क्रिकेट में हारिस रऊफ जो है बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, आप विकेटें लेता है, वो एक्स्ट्रा पेस जो है वनडे क्रिकेट में बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। एक और जो सिलसिला अब शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए। अब जो 34 ओवर के बाद एक ही बॉल लगता है, तो आज भी आपने देखा बॉल रिवर्स ज़रूर हो रहा था, तो वो रिवर्स का आपको फ़ायदा होगा। और हारिस रऊफ जिस पेस से करता है वो उसमें भी आपको फ़ायदा दिला सकता है, क्योंकि वो उसकी पेस ज़्यादा है और रिवर्स स्विंग का। आपने कह दिया वनडे बेस्ट फॉर्मेट, तो फिर T20 नॉट फॉर हारिस रऊफ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है क्रिटिसिज्म उसकी T20 पे बहुत ज़्यादा होती है। वनडे का उसका जो रिकॉर्ड है, मतलब वनडे में वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, बट T20 में आप उसको सबसे मुश्किल ओवर कराते हो। ज़रा एंड के ओवर करेगा या बीच के ओवर करेगा, वो सबसे मुश्किल ओवर्स हारिस रऊफ में। आपका वो डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर है, तो जब डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर को रन्स होते हैं तो सडनली वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अगर आपने डेथ बॉलिंग करनी नहीं है तो आप तो कभी हाईलाइट होगे नहीं। आपको अगर फ़र्ज़ करें आपको 10वें ओवर में या 11वें ओवर में 20-25 रन होते हैं तो आप हाईलाइट नहीं होगे। अगर आपको 17वें ओवर, 18वें ओवर या 19वें ओवर या 20वें, मतलब उन ओवर्स में आपको 18-20 रन होते हैं तो आप ज़्यादा हाईलाइट होते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि वो करता ही वो वाले ओवर है, हर मैच में उसने करने ही वो वाले ओवर हैं, तो उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है कि उसको रन्स होंगे, और जब उसको रन्स होते हैं तो फ़ौरन उस पर उंगली उठाई जाती है। तो इस वक्त आपका प्रीमियर बॉलर है, आप वाइट बॉल क्रिकेट में आपका प्रीमियर बॉलर है। शाहीन शाह अफरीदी यस कैप्टन है, उसके बाद हारिस रऊफ आपका प्रीमियर बॉलर बिल्कुल है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी एतराज़ है कि अगर आप जिन ओवर्स की आप बात करें जिनमें ज़्यादा रन T20 में पड़ते हैं, कि आप अपने स्किल लेवल को देखें, क्योंकि बार बार वो यॉर्कर, वो डेप्थ ओवर्स में यॉर्कर मिसिंग है इतने पेस के ऊपर। अगर उसके अलावा आप मुझे बता दें कि उसके अलावा आपके कौन है बॉलर जो एंड में बॉलिंग कर सकते हैं? एक मोहम्मद वसीम है जिसको आप खिलाते नहीं हैं, उसके अलावा मुझे बताएं कौन? नसीम शाह एंड के ओवर्स में स्ट्रगल करता है, उससे नहीं होती। शाहीन शाह भी ज़्यादातर जो है ऊपर से ओवर करता है और बीच में आके करता है, एंड के ओवर्स में उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंगल आउट करके तो नहीं कह सकते ना कि यार स्किल लेवल ठीक है, एंड में रन्स होते हैं उसको, बट आपके पास और ऑप्शन है क्या? आप प्रीमियर आपका बॉलर वही बनता है ना, और उसने इतने सालों से वही बॉलिंग की है और उसने आउट किए हैं आपके लिए। तो आप एकदम ये कह दें कि स्किल लेवल इसका इम्प्रूव होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात बजा है, बट ये कह देना कि नहीं यार हारिस रऊफ की वजह से ही हम हारते हैं, कि हारिस रऊफ ना वो ओवर करे, तो आप मुझे बताएं कौन ओवर करता? नहीं, फिर somebody has to step up ना। अभी भी इक्वेशन में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि शाहीन वापस आ जाते हैं। मैं तो खैर तीसरे वनडे के लिए नहीं, ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि आपको फिर कॉम्बिनेशन क्या खिलाने, क्योंकि बड़ा वाजे लगता है कि फ़हीम और हुसैन तलत में से तो एक ही खेलेगा, लेकिन नवाज को भी आपने लाजमी। ये वाजे कहाँ लगता है? ये तो हुआ है ना, लेकिन ये वाजे नहीं लगता। मसला ये है कि आप ऑलराउंडर खिलाते हो और रुझान आपका ऑलराउंडर की तरफ ही है, एक ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाते हो। इसमें तो ये भी मुझे तो लगता है कि नवाज़ जिस किस्म की बैटिंग करता है आप उसको 6 नंबर पे खिला सकते हो। अगर आपको इतना ही है तो नवाज़ को आप 6 नंबर खिलाओ, क्योंकि वो हर मैच में ऑलमोस्ट जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, जब पाकिस्तान अंडर प्रेशर है तो वो आके तेज़ रन्स करता है, जब अच्छे रन्स हो रहे हैं तो वो आके ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और जब से अभी रिसेंटली इसका जब से कमबैक हुआ है, बॉलिंग तो इसने की है, लेकिन बैटिंग में बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप उस पर भी मतलब जैसे कुछ साल पहले शादाब बहुत रन्स करते थे, तो आप शादाब पे फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखो ना, ठीक है जी ये बैटिंग में ज़्यादा रन्स कर रहा है तो इसको एज बैटिंग ऑलराउंडर खिला लो। ये जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये बड़ी डिस्कशन हमने की थी यहाँ बैठ के कि शादाब शुड नाउ बी लुक्ड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। अगर उस स्किल को आपने डेवलप करनी, बहुत सारे प्लेयर्स आपके सामने ही हैं, बहुत सारे प्लेयर्स एज बॉलर्स आए और बाद में बैटर्स बन गए। तो अगर बहुत सारे प्लेयर्स अगर बॉलिंग, ये तो छोटा सा चेंज है ना, अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर आए तो आप बैटिंग ऑलराउंडर भी हो सकते हो। ये मतलब ऑलराउंडर्स में भी ऐसे हुआ है कि कई प्लेयर्स, जैसे एंड में रज़ाक ज़्यादा इम्पैक्ट बैटिंग में कर रहा था, आप उससे पीछे चले जाएं तो ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो शुरू में आपके बॉलिंग ऑलराउंडर से, उसके बाद जब एंड ऑफ देयर करियर्स वो बैटिंग ऑलराउंडर्स बन गए। तो आप उस तरह भी देख सकते हो। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपने देखना है तो इस तरह भी देख सकते हो। बट मुझे लगता है, अभी भी लगता है कि जिस किस्म की बैटिंग, और नवाज़ आप ये याद रखें, नवाज़ जब आया था तो इसने एक लिस्ट है कि मैच में 170 किया था, तो ये
मतलब पूरा बैटर ही आप इसको कंसिडर करें तो ये 6 नंबर पे आप इसका भी सोच सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ अगर आपके पास वो इम्पैक्टफुल बैटर नहीं है जो कि 6 नंबर पे खेल सकता है, आप नवाज का भी सोच सकते हो। बिल्कुल, आज 7 ओवर उन्होंने किए तो एज अ कंप्लीट बैटर तो सोच ही लेंगे, बट ये भी देखना है कि बॉलिंग में उनको कितना यूज़ करना है। लेकिन हारिस रऊफ की क्योंकि बार बार बात करें, वाज एक्सेप्शनल आज, और ओवरऑल भी उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। कल भी बाजिद भाई ने हाईलाइट किया था कि वो जो फर्स्ट क्लास के मैच खेले उसकी वजह से लेंथ बड़ी इंप्रूव होगी, आपने भी कह दिया। लेकिन जो बार बार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि समबडी हैज़ टू स्टेप अप, और अगर वो रोल हारिस ने ही अपने लिए डिफाइन कर लिया है तो फिर शायद अपने स्किल, अपनी आर्मरी को ज़रा ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है। देखिए, हारिस ने तो जो काम करना है वो करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा रीड किया जाता है। जब आप एक ख़ास तौर पे डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो दूसरी टीम्स भी आपकी हर वेरिएशन को, आप कौन सी क्रीज को कहाँ से यूज़ करते हैं, तो आप अंदर लेके आएंगे बॉल, कहाँ से बाहर लेके आएंगे, कब यॉर्कर करेंगे, वो सब चीज़ें रीड होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें आपके थिंक टैंक का काम बहुत ज़रूरी है, बॉलर का अपना काम बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम बार बार बात करते हैं प्लेयर डेवलपमेंट में, कि डेथ बॉलिंग के बाकी स्पेशलिस्ट, जैसे बाजिद भाई ने मोहम्मद वसीम का एक नाम लिया कि वो हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस के साथ, पर हम उनको खिलाते नहीं हैं। ज़मान खान आए थे जिनको हम उस तरह से, वो अब खाली T20 के लिए बात कर रही हूँ। फिर आपके पास सलमान इरशाद हैं, बॉलर हैं जिनके अंदर आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स नज़र आया था कि शायद हम इनको डेवलप कर पाएँ, पर वो एकदम से सीन से गायब हो जाते हैं, इंजरीज होती हैं, जो भी और मामलात होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ही सिंगल आउट ना हो, हर दफ़ा हर मैच में आप पे ही वो रोल ना आए, तो फिर ऑपोजिशन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर सकती है। पर जब उनको पता है इनके डेथ ओवर्स कराने ही मोहम्मद हारिस रऊफ़ ने, तो फिर ऑटोमेटिकली वो हारिस रऊफ़ के पास ऊपर बहुत ज़्यादा तैयारी करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको, आई थिंक टैंक को और जो आपका सिलेक्टर्स का विजन है उसमें इसको आपको लाना पड़ेगा, ताकि जो ऑपोजिशन है वो भी सिंगल आउट ज़्यादा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि वो जो ऑप्शंस हैं वो यही गिनी चुनी हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे। जिस तरह आपने भी कहा, कुछ नाम ज़रूर आपने भी हाईलाइट कर दिए जो आए थे लेकिन फिर चले गए। अब उनको फिर सोचना पड़ेगा कि अब देखिए, अभी वो टाइम नहीं है। मैं अभी ये नाम इसलिए नहीं ले रही कि अब आप वर्ल्ड कप के लिए फिर अपनी टीम को चेंज कर दें, पर मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आपको इन प्लेयर्स की जब डेवलपमेंट की बात है, कि हमने ज़मान खान को कितने अरसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये शायद पुराने बॉल में एंड पे यॉर्कर्स कर सकते हैं, उस कुछ अरसा खेले, उसके बाद बिल्कुल सीन से ऑफ हो गए। तो ये जो हम एकदम से बिल्कुल प्लेयर गायब हो जाता है, वहाँ पर हम मार खा जाते हैं, क्योंकि जब प्लेयर डेवलप हो रहा होता है उस वक्त हमने उसका फॉर्मेट अलाइन करके और उसके ऊपर काम कराना शुरू कर देना, क्योंकि खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है। जैसे न्यू बॉल के आपके पास फिर ऑप्शन थे, जैसे शाहीन वर्ल्ड कप में इंजर्ड होते हैं तो नसीम शाह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस रोल को निभाया था उस वर्ल्ड कप में। तो ये आपके पास ऑप्शन ज़रूर, चाहे वो ट्रैवलिंग रिजर्व ना भी हो, आपके पास पीछे बैठे हो, बट आपके पास ऑप्शन ज़रूर तैयार होने चाहिए। आपके कहने पर टीम तो चेंज हो जाती है, ये मुझे भी पता है कि बात कहीं ना कहीं नहीं बात तो पहुंच जाती है और बात सुनी भी जाती है, लेकिन मैं चेंज हो जाती हूँ। लेकिन ओवरऑल आई थिंक वो जो इम्पैक्ट है इन बॉलर्स का और वो जो पूल ऑफ बॉलर्स है हमारे पास, वो बड़ा सिमिलर ही नजर आ रहा है। उसमें कोई ऐसी एडिशन फिलहाल है नहीं। और अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अनसर्टेनिटी आईसीसी टूर्नामेंट्स को लेकर पाकिस्तान टीम की हमेशा इतनी रहती है कि कोई भी प्लेयर जो हम सर्किट में नहीं सोच रहे होते वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में आ जाता है। तो ये भी एक हॉलमार्क पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि तीसरा वनडे ऑब्वियसली पाकिस्तान सीरीज तो जीत चुका है, तो कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो हो सकती हैं और किसको मौका दिया जा सकता है। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। पाकिस्तान ने 2-0 से सीरीज तो अपने नाम कर ली है, लेकिन जो तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाना है उसमें पाकिस्तान के पास एक मौका जरूर है कि कुछ चेंजेस शायद की जा सकती हैं। हसीबुल्लाह की बहुत ज़्यादा बात होती है, फैसल अकरम भी मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान ये चेंजेस कर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल आपके पास अब इतना कुशन ज़रूर हो गया। आई थिंक कल भी बाजिद भाई यही बात हम कर रहे थे कि दूसरा वनडे जीत जाए उसके बाद इतना कुशन मिल जाएगा कि अगर आप कुछ प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो आपके अभी, मैं बार बार वसीम का नाम लेता हूँ, लेकिन जो आपके अभी जो प्लेयर्स हैं वो कुछ इतना ज़्यादा खेले नहीं हैं। हम फ़ौरन कहते हैं कि नए प्लेयर्स को खिला दो। जो आपके अभी जो प्लेयर्स हैं वो 3-4 प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा खेले हुए हैं। उसके अलावा ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी करियर अभी थोड़ा थोड़ा है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है करियर, क्योंकि इनके नाम मतलब 4-5-6 साल से हम सुन रहे हैं या 8 साल से सुन रहे हैं, लेकिन मैचेस थोड़े वे खेले हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल इस लिहाज से भी होना पड़ेगा कि ठीक है आप नए प्लेयर्स को मौका देते हो, बट सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मौका, मतलब आप फैसल अकरम को आप एक मैच खिलाओगे, ठीक है जी, सिर्फ
सेक के जी मैच खिला देते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसको बाहर कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आपने उसको खिलाना है तो फिर पूरा मौका दो, और इसी तरह जैसे वसीम को आपने खिलाना है तो उसको पूरा मौका दो। आप उसको ट्रैवल करा के उसको बारों बार नहीं करना, जैसे हसन अली के साथ आपने किया। उसको आपने T20 में उसने 4-5 आउट किए, इधर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और फिर बारों बार हो गया। सुफियान मुकीम भी एक मिसाल है हमारे हाँ पास। बिल्कुल, उसने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के उसको आपने बारों बार किया, तो ऐसे करना नहीं है। बट एक बात इधर ज़रूर है कि हम जो ODI की आपकी टीम है वो मोर और लेस काफ़ी सेटल्ड है। अगर आप बैटिंग यूनिट एक आधे नंबर 6 की हम डिस्कशन करते हैं, उसके अलावा आप अगर बिफोर द सीरीज़ अगर किसी से भी बात, कोई किसी भी सीरीज़ से पहले ODI की अगर आप बात करें तो आपके जो प्लेइंग 11 है या आपका जो स्क्वाड है वो काफ़ी सेटल्ड है। T20 डिफरेंट है, T20 सेटल नहीं है। T20 में आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपके 4 बंदे जो हैं वो ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं, नहीं। वनडे में हैं, T20 में नहीं है। तो T20 में तो विकेट कीपर नहीं फाइनल हो रहा है। एग्जैक्टली, तो T20 में आपको प्रॉब्लम है, तो आप अगेन वो मिक्स ना करें। वनडे में आपकी काफ़ी सेटल्ड साइड है, वो जो आपकी बैटिंग यूनिट है वो भी सेटल्ड है, बॉलिंग भी आपको मोर और लेस आपकी सेटल्ड है। वो आप उसमें चेंजेस करते हैं वो ठीक है, बट T20 इज़ स्लाइटली डिफरेंट। तो उसमें आपको अभी, और उसका वर्ल्ड कप करीब है, उसका वर्ल्ड कप करीब, T20 का वर्ल्ड कप करीब है, और वो साइड आपकी अभी सेटल नहीं है, तो उस पर आपको काम करना है। देखो सना, आई थिंक वो जो ट्राई सीरीज इसलिए हम कह रहे हैं बहुत ज़रूरी होने वाली है कि वो कुछ आखिरी मरहला आपकी तैयारी का, तो जो उसमें नाम नजर आएंगे मोर और लेस वही नाम T20 वर्ल्ड कप के। ये कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले ये आप ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट होना यही चाहिए कि आप एक अभी से दिमाग में अपने 14-15 प्लेयर्स को रखें और उन्हीं को ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ही अब करीब है। और अब अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है, टीम जेल भी नज़र आ रही है, सबकी परफॉर्मेंसेज आ गई हैं। आप इवन दो आप एक फॉर्मेट में परफॉर्म करें, आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर ट्रांसलेट करता है दूसरे फॉर्मेट में। आप उसकी परफॉर्मेंसेस का मुकाबला नहीं कर सकते, बट एज एन एथलीट आप परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस लेके ज़रूर जाते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि आपको एक कंफर्टेबल, जो हमारे अगर सलमान अली आगा देख लें, आप बाबर देख लें, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो इस वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो एटलीस्ट रन्स हो गए इनके, अब कॉन्फिडेंस आ गया। अगर हम अब इनको इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं T20 में, तो होपफुली परफॉर्मेंसेस भी आ जाए। तो 3-0 देखते हैं अब कितनी चेंजेस करता है पाकिस्तान। आई थिंक श्रीलंका की साइड बुरी नहीं है। मैं समझती हूँ जिस तरह ख़ास तौर पे पहला जिस तरह वो मैच खेले, उसमें उन्होंने लैप्सेस किए, क्लम्प्स पे विकेट गिरी। अदरवाइज पूरा मैच अगर आप देखें तो वो बहुत देर तक डोमिनेट करते रहे, बॉलिंग के साथ भी, बैटिंग के साथ। एक चीज जरूर है कि ओवर द इयर्स दे हैव बीन अ फैंटास्टिक फील्डिंग साइड, लेकिन इस बार बहुत स्लॉपी नजर आ रहे हैं फील्डिंग में। खास तौर पे आज के मैच में फ़खर के महज 2 से 3 कैच उन्होंने छोड़े हैं, और वही टर्निंग पॉइंट था। अगर शुरू में ही फ़खर जमान आउट हो जाते तो थोड़ा सा प्रेशर आप डाल सकते थे। तो फील्डिंग उनकी डेफिनेटली उस तरह की नज़र नहीं आई। ठंड भी ज़रा ज़्यादा थी, बार बार कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि वो हैंड वार्मर्स के लिए जेब में ही हाथ डाले हुए हैं। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती हैं आपकी ऑब्वियसली, बट ओवरऑल यंग साइड है, तो फील्डिंग की जनरली इनकी साइड तो काफ़ी अच्छी होती है। अब फिर फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली श्रीलंका की होम कंडीशंस होगी T20 वर्ल्ड कप में, उनके भी यही कुछ नाम है। तो उनका आप इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, देव बीन अ फैंटास्टिक फील्डिंग साइड, लेकिन कुछ अजीब सी डिसओरिएंटेशन सी नजर आ रही है। नहीं, काफ़ी कुछ चला है, बैकग्राउंड भी काफ़ी कुछ चला है, तो आज का तो उनको माफ़ कर सकते हैं। तो आपको यूट्यूब कंटेंट का काफ़ी शौक है, आपको मैं यूट्यूब कंटेंट देता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी मेरी अपनी पर्सनल ये ओपिनियन है कि आज हालांकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है, 8 विकेटों से आप जीते, आपने बड़े कंफर्टेबली 289 चेस किया, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जो आप पहला मैच जीते हो वो ज़्यादा कन्विंसिंग था। नहीं, कन्विंसिंग नहीं, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव था, क्योंकि वहाँ एलिमेंट्स आपके ख़िलाफ़ थे, और उसमें आप मैच जीते और आपने डिफेंड किया। जब बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा उस तरह इतना आसान नहीं है, बैटिंग सेकंड ज़्यादा आसान है, और उसमें भी आपने जब बैटिंग फर्स्ट में मेरे नहीं ख्याल कि आपने इतने ज़्यादा रन्स किए थे कि आप कंफर्टेबली मैच जीते, लेकिन आप डिफेंड कर गए, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव था। आज एलिमेंट्स आपके साथ थे, खेले आप बहुत अच्छे, लेकिन एलिमेंट्स भी आपके साथ थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जब पहला मैच
पाकिस्तान जीता है तो वो वहाँ से आप शायद सीरीज़ ही जीत गए थे, क्योंकि दूसरा मैच फिर टॉस हार के श्रीलंका ने मैच नहीं जीतना था, क्योंकि फिर गैप बहुत लंबा हो गया। बट देखते हैं अब अगले मैच में क्या होता है, अगर पाकिस्तान चेंजेस करता है या नहीं करता। और टॉस का भी एलिमेंट है, अब सर्दियां हैं, प्लस बॉल थोड़ा सा गीला भी हो रहा है, तो वो एलिमेंट ज़रूर है। अब तो खैर जो ट्राई सीरीज उसमें ट्राई नेशन सीरीज उसमें भी देखना पड़ेगा। अगर फुली फिट शाहीन है तो वो खेलेंगे तीसरा वनडे, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक चेंज तो वैसे ही नहीं, कप्तान तो खेलेंगे, कप्तान अगर फिट हुए तो खेलेंगे, तो चेंज तो होगी उसमें। होपफुली मोहम्मद वसीम को एक और मैच मिलेगा। आई थिंक रोटेशन हारिस रऊफ ने आउट किए हैं, रोटेशन शायद नसीम शाह ना खेले, तो वो देखना होगा। अब्रार को भी अब आप कंसिस्टेंटली मैचेस खिलाएं, क्योंकि वाइट बॉल का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाइट बॉल का आप सबसे अच्छा स्पिनर है आपका। अच्छा, हमारे टॉप 4 ने परफॉर्म कर दिया आज, हमने देख लिया। पहली पार्टनरशिप भी अच्छी रही, दूसरी पार्टनरशिप भी अच्छी रही। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मसला तभी आया है जब बाबर रिजवान आउट हो जाते थे, तो उसके बाद हम ज़रा वेवर्ड लगे और वहीं से मैच हमारे हाथ से निकल जाता था। लेकिन एक इंसान जो इस इक्वेशन में कम्प्लीटली फिट होते आ रहे हैं वो सलमान अली आ गए। आज तो खैर उनकी बारी नहीं आई, लेकिन अगर आज भी कोई ऐसा मौका आता तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन में अपने आप को बड़ा एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली T20 के कप्तान ज़रूर हैं, लेकिन आपने भी कहा वनडे उनका फॉर्मेट है। हिम एट नंबर 6 जो है, नंबर 5 नंबर 6 की जो एक वो स्लॉट सी बनती आ रही है, वो कितना कुशन मिला पाकिस्तान को टू बैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने कहा पहला वनडे ज़्यादा इंप्रेसिव था, वो भी इसलिए कि सलमान की और हुसैन की पार्टनरशिप लगी। एग्जैक्टली, सलमान अली आगा वनडे क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आपने बाबर रिजवान की बात की, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि बाबर रिजवान का ज़्यादा T20 में हम बात करते थे कि T20 में वो लंबे रन्स करते हैं, तो मिडिल ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका और वो कैरी करते थे हमें। वनडे क्रिकेट में आई थिंक जो सलमान अली आगा ने इससे पहले जो 100 किया था वो रिजवान के साथ, मतलब 350 चेस करना था, वहाँ पे 100 किया था, तो वो मिडिल ऑर्डर में तो वो तो एक, अब जो चाहे हुसैन तलत ने रन्स किए हैं, लेकिन मुझे अभी भी नंबर 6 का स्लॉट जो है वो स्लाइटली ओपन लग रहा है। बाकी तो आपके इस वक्त मेरे ख्याल स्लॉट्स पूरे ही हैं, क्योंकि साइम है, फ़खर है, बाबर है, रिजवान है, सलमान अली आगा, ये स्लॉट्स तो पक्के हैं। नंबर 6 का अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी ओपन, क्योंकि हमें तैयारी उस चीज़ की करनी है। अगर आपको 20 गेंदों पर 50 चाहिए, बिल्कुल नंबर 6 वाला आपका स्लॉट अभी भी ओपन है। वो आपको देखना है कि ठीक है, हुसैन तलत से आप परसिस्ट करते हो, फिर हुसैन तलत ने अपनी गेम थोड़ी सी चेंज भी करनी पड़ेगी। यस, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वन लिस्ट ए में उसका बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन वो नंबर 4 पे खेलता है, वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देता है, तो वो आपने देखना है। बाकी मुझे तो लगता है कि आपके जो बैटिंग में सारे तकरीबन ऑलमोस्ट वो स्लॉट्स पूरे ही हैं, और जब फ़खर या साइम अयूब लंबे रन्स करते हैं तो वो मैच वैसे ही एक साइड पे करते थे, लेकिन फिर भी नंबर 6 वाला जो है वो थोड़ा सा ओपन है। जी, एनी नेम यू कैन थिंक ऑफ फॉर दैट नंबर 6 स्पॉट वनडे क्रिकेट में? जैसे बाजिद भाई बात कर रहे हैं, आप नवाज को भी ऊपर लेके आ सकते हैं नंबर 6 पे, और फिर आपके पास नीचे फ़हीम का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा हुसैन तलत के बरक्स, क्योंकि उस जगह पर जिस तरह की बैटिंग आपको रिक्वायर्ड है। अभी एक और प्लेयर हमारे फिट हो रहे हैं, शादाब, जब तक फिट हो चुके हैं, जब तक अब उनकी बॉलिंग वापस आती है तो वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि वो एज अ बैटर प्राइमरली वापस आ रहे हैं, तो फिर ये अब आपकी सोर्सेज कहाँ से हैं अब हमें नहीं पता, बट ऑब्वियसली आपको वो देखना होगा कौन फिट है कौन नहीं है। बट आई थिंक यही नाम है। अभी तो 2027 का वर्ल्ड कप काफी दूर है, लेकिन अभी से आपके दिमाग बनाना। लेकिन 2026 का T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल साथ है, और शायद अभी फिर आप मिक्स ना करें ना, क्योंकि उसके टॉप 4 फर्क है फिर उसमें रिजवान अभी तक तो नहीं नजर आए थे। नहीं, वाइस कप्तान की भी स्लॉट ओपन है T20 क्रिकेट में। मैंने कहा वैसे ही मैं याद दिला दूं, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है। आई थिंक इट्स मोर और लेस अब तो कंफर्म हो चुका है। PCB ने भी कहा है कि ही इज 100% फिट टू जॉइन द T20 साइड। 12:30 बजे आप ऐसे पहेलियां बुझवा रहे हैं, कभी गूगली कर रहे हैं, वाइस कैप्टन। आपने खुद कहा मुझे YouTube कंटेंट का शौक है। नहीं, आपको ये शौक है ना। 12:30 बजे YouTube कंटेंट नहीं हो सकता। YouTube कंटेंट जितना भी निकला 12:30 बजे ही निकला, उससे पहले हमारे YouTube कंटेंट नहीं निकाला। अभी वनडे की बात हो रही है, अब आप वाइस कैप्टन पे चले गए। मुझे तो पता नहीं वाइस कैप्टन कौन है, T20 में कौन है वाइस कैप्टन? नहीं है आपका कोई भी वाइस कप्तान नहीं है। कहाँ से कहाँ बात? तो मैं यही तो आपको निशानी दे रहा हूँ कि वो जगह ओपन है अभी स्लॉट वो। तो वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान को, तो कैप्टन ही काफी।
चलो ये तो आज भी वैसे मिस्ट्री थी कि आज स्टैंड इन कप्तान कौन होगा, ये आज भी मिस्ट्री थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सलमान अली आगा क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल सीरीज का इम्पैक्ट बड़ा जरूरी था। बाजिद भाई ने भी कहा, सना ने भी ये कहा कि वनडे जो है उसकी अब आपको कंप्लीट साइड नजर आती है। ऑब्वियसली तीसरे वनडे के बाद पाकिस्तान का वनडे के ऊपर इतना फोकस फिर नहीं रहेगा क्योंकि एक थोड़ा सा गैप जरूर आएगा, लेकिन आई थिंक जो ट्राई सीरीज है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान वो बहुत अहम होने वाली है। उसमें कुछ नाम ऐसे जरूर होंगे जिनको शायद ट्राई किया जाए कि वो T20 वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो क्या होनी चाहिए, कोच और कप्तान किस प्लान के साथ जो है वो जाते हैं और सिलेक्शन में किसका अमल दखल होगा, ये भी एक बड़ी अहम गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया बाजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम नाजरीन का एक बार फिर शुक्रिया, खास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने आज पिंडी स्टेडियम का रुख किया और जिन्होंने श्रीलंका के झंडे उठाए थे। आज बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर नज़र आया और पाकिस्तानी कौम ने भरपूर तरीके से श्रीलंकन प्लेयर्स का और श्रीलंका का शुक्रिया भी अदा किया, तो सीन्स बड़े ज़बरदस्त नज़र आए। और आई थिंक एक चीज़ ज़रूर है कि क्रिकेट की जीत हुई है, ये सीरीज़ इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर जब होगी तीसरे वनडे के बाद, साथ ही हम फिर ट्राई सीरीज़ पर चले जाएंगे जिसमें जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका एक बार फिर हमें नज़र आएंगी। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी क्रिकेट है कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं, खास तौर पर जो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपसे अगले शो में फिर मुलाकात होगी, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। गेम ऑन है।